एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज को पढ़ रहे हैं। इन दोनों हम जो बात कर रहे हैं क्लास 10th रिवीजन की बात कर रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है बहुपद बहुपद पॉलिनोमियल्स, जो कि हमारे 10वीं बोर्ड का जो सेकेंड चैप्टर है और ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। यानी कि इससे पहले हमने जो प्रायिकता की बात की वो भी 4 मार्क्स का था, और अभी ये बहुपद की बात कर रहे हैं जो वो भी 4 मार्क्स का है। यानी कि हमारे 8 मार्क्स की तो अच्छे से तैयारी हो रही है। उससे पहले हमने HCF LCM की बात कर ली थी, यानी 8-10 से नंबर की हमारी तैयारी अभी इन दिनों तक हो गई है। अभी देखें यहाँ पर बहुपद की हम बात करें तो बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले हम बहुपद से पहले हम जान लें कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक जो होता है वो चर और अचर राशि, चर भी हो अचर भी हो, और इन चर अचर राशि इनके साथ जो संक्रिया है, जैसे जोड़ हो रही है, बाकी हो रही है, घटा हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, ये सब हो रहा है, और चर और अचर भी है, तो हम कहेंगे कि ये एक बीजीय व्यंजक है। अब यहाँ पर जो बहुपद है वो बहुपद क्या होता है। बहुपद जो है, बहुपद बीजीय व्यंजकों का समूह है। बीजीय व्यंजक का समूह, ठीक है। बीजीय व्यंजकों का क्या है, ये समूह है। इस बीजीय व्यंजक के समूह को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे कि हम कह दें ax प्लस ax² या bx कह देते हैं प्लस cx³ प्लस d। इस प्रकार से जो ये बीजीय व्यंजकों का जो समूह है इसको हम कहेंगे बहुपद। अब बहुपद में भी क्या होता है कि जैसे कोई बहुपद हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर कोई बहुपद लिख दिया 4x³ प्लस 2x प्लस 4, ये हमने कोई बहुपद लिख दिया। अब यहाँ पर बहुपद में क्या होता है, एक तो गुणांक होता है, चर का गुणांक, जैसे x³ 3 है, ये चर राशि है, ठीक है। चर राशि वह राशि होती है जिसका कोई मान तय नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं है, और अचर राशि जिसका मान तय है, फिक्स है। तो जैसे यहाँ पर 4 लिखा है तो उसका मान फिक्स है, तय है, 4 को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन x³ 3 है तो यहाँ पर x क्या हो सकता है, क्या मान आएगा उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे और कुछ भी मान आ सकता है। तो चर राशि है, जिसका मान तय नहीं है वो चर राशि, और जिसका मान तय है वो अचर राशि, ठीक है। अब यहाँ पर इस चर राशि के साथ में जो भी अचर राशि है वो इसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाएगा। जैसे यहाँ पर x के साथ में 2 है तो 2 क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने गुणांक की बात कर दी। अब हमसे ये पूछा जाता है कि कोई बहुपद है, इसकी घात क्या है, बहुपद की घात। अब यहाँ पर देखें बहुपद की घात जो है, इस जैसे हमने यहाँ पर एक बहुपद लिया है, हम देखेंगे यहाँ पर बहुपद में जो चर राशि दे रखी है उस चर राशि में जो सबसे बड़ी घात है, जो सबसे बड़ी घात है, जैसे यहाँ पर इसके ऊपर 1 घात है, इसके ऊपर 3 घात है, यानी कि सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो हम कहेंगे कि बहुपद की घात कितनी है, 3 है। बहुपद की घात कितनी है, 3, ठीक है। इस प्रकार से अब हम इस बहुपद में जो बात करने वाले हैं, अधिकतर क्वेश्चन या कहें हम द्विघात बहुपद से संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद है, इसका हम एक सामान्य रूप लिखते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में यदि हमको कोई समीकरण दिखती है या बीजीय व्यंजक दिखता है तो हम कहेंगे कि यह बहुपद कैसा है, द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, द्विघात बहुपद। अब देखें द्विघात बहुपद में यदि हम कोई x का मान रख दें, x का हम कोई मान रखें और x का मान रखने पर ये पूरा हल होके उत्तर 0 आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद के शून्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद के शून्यक। मतलब जो चर राशि है उसकी जगह हमने कोई मान रखा और उसको पूरे को हल किया और उत्तर आ गया 0, तो हम कहेंगे उस x का जो मान है उसको हम कहेंगे बहुपद के शून्यक। अब जब बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होंगे। मतलब द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। त्रिघात बहुपद है तो हम कहेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। मतलब जितनी घात है उतने बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि 2 घात है, मतलब द्विघात बहुपद की बात हम कर रहे हैं तो शून्यक भी कितने होंगे, 2 है। मान लेते हैं कि उसके शून्यक है अल्फा और बीटा। मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का कोई मान आएगा जिसको हमने कह दिया अल्फा पहला शून्यक और बीटा दूसरा शून्यक है, ठीक है। तो 2 शून्यक हो गए। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो क्या है,
शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि गुणांक क्या होते हैं, ठीक है। तो शून्यक तथा गुणांकों का संबंध है, तो इसके बारे में हम बात करें। इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध क्या है, उसको सत्यता की जांच करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमको परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रश्नावली में भी यही क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो देखें यहाँ पर, अब जैसे दो बहुपद के जो दो शून्यक हैं, अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का जो योग है वो अब गुणांक से क्या संबंध रखता है, तो गुणांक जो है, जैसे x का गुणांक क्या है, b, उसके आगे हम माइनस लगा दें, यानी माइनस का b बटे जो x स्क्वायर है उसका जो गुणांक है a, माइनस b बटा a कर दे तो वो किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ये हो जाता है, ठीक है। मतलब माइनस b जो लिखा है वो क्या लिखा है, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक, जो x के साथ जो संख्या गुणा हो रही है वो इसका x का गुणांक हो जाएगा। और a जो लिखा है वो क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक है। मतलब x स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुणा हो रही है वो इसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा जो नियम है या दूसरा जो संबंध है वो है कि यदि हम दोनों शून्यकों का हम गुणा कर दें, अल्फा गुणा बीटा करते हैं, क्या किया हमने, शून्यकों का गुणा, हमने शून्यकों का गुणा कर दिया। तो शून्यकों का जो गुणा है वो क्या आता है, c बटा a आता है। क्या आता है, c बटा a। अब ये c जो है वो हमारा क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद। और a जो है वो क्या है, वापस से हमको पता है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये संबंध हमारे शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध है। तो सबसे पहले हम सवाल में क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के बाद हमको क्या करना है, उन दोनों शून्यकों को जोड़ देना है और उसके गुणांक से संबंध स्थापित करके बताना है और इन दोनों का गुणा कर देना है। शून्यकों का गुणा c बटा a हो जाएगा। गुणांकों से संबंध जब हम दिखाएंगे तो c बटा a, यानी अचर पद जो लिखा है यहाँ पर, जो भी संख्या लिखी होगी उसको हम ऊपर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि x के साथ में जो भी गुणा हो रहा है उसको हम बटे में लिखेंगे, ठीक है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा गुणा बीटा के। आगे हम इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 का एक सवाल लिया है जो एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है। बिल्कुल सरल है, इसको आप समझ लेंगे कि बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ हमको दे रखा है, y बराबर px का, और px के लिए हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, ये ग्राफ है उसको देखना है हमको, यह देखना है। देखो जैसे ये क्या है, x और x डैश अक्ष है, ये y डैश अक्ष है, ठीक है। इसी प्रकार ये भी x डैश हो जाएगा, ये x अक्ष हो जाएगा, ये y डैश, ये x डैश, y डैश, ठीक है, y डैश, x डैश, x डैश, y डैश, x डैश, y और y डैश, ये हमारे ग्राफ बने हुए हैं। अब हमको क्या करना है इसमें, जैसे कि ये जो परवलय बना हुआ है, यहाँ पर जो भी बना हुआ है इसको देखेंगे तो ये y अक्ष पर छू रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 0 है। y अक्ष पर छू रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि x अक्ष पर कितनी बार छू रहा है, ठीक है। तो x अक्ष पर हम देखें, यहाँ पर x अक्ष पर ये कहीं पर भी छू नहीं रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 0 है, शून्य है। अब इसमें देखिए हम, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर इस बिंदु पर क्या कर रहा है, x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर x बिंदु पर छू रहा है, तो हम कहेंगे कितनी बार छू रहा है, एक ही बार छू रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें हम देखें तो 1 बिंदु, 2 बिंदु और ये 3 बिंदुओं पर छू रहा है। कितने बिंदुओं पर छू रहा है, 3 बिंदुओं पर ये छू रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। इसी प्रकार से इसमें देखें, यहाँ पर ये एक बार यहाँ से घूम के वापस यहाँ पर छुआ, ये 2 बार छुआ है, तो हम कहेंगे कि 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बार छुआ है, तो हम कहेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, इसमें 2 है। इसी प्रकार इसमें आप देखें 1, 2, 3 और ये 4 शून्य, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है। इसी प्रकार इसमें हम देखें 1,
2 और ये 3 है। तो यहाँ पर कह देंगे कि x अक्ष को छू रहा है या x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उतने ही शून्यकों की संख्या इसमें होगी। तो ये एक सिंपल सा सवाल 1 नंबर का प्रश्न आता है, देखते ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर x अक्ष पर कोई भी प्रतिच्छेद छू नहीं रहा है तो हम कहेंगे 0 है। यहाँ पर एक बिंदु पर छू रहा है तो हम कहेंगे 1 है। यहाँ पर 1, 2 और 3 बिंदुओं पर x अक्ष पर छू रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है तो हम कहेंगे 3 शून्यकों की संख्या है। इसमें यहाँ पर देख रहे हैं हम कितने 2 बिंदुओं पर छू रहा है तो हम कहेंगे 2 शून्यक है। इसी प्रकार यहाँ पर है 1, 2 और 3, 4 शून्यक है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें 1, 2, 3, तो 3 बार ये छू रहा है या 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो हम कहेंगे ये इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। ये 1 नंबर का सवाल है, बिल्कुल आएगा ही। इसके देखते ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इसको समझ ले, एक्स अक्ष पर अगर प्रतिच्छेद कर रहा है या एक्स अक्ष पर छू रहा है। कभी कभी आपको ये सवाल ऐसा भी दे सकते हैं, जैसे कि ये ग्राफ है तो ये इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो हमको ये नहीं सोचना है कि ये यहाँ पर छू रहा होगा या एकदम बिल्कुल ऐसे दे सकते हैं, तो ये नहीं सोचना है कि ये छू रहा है। हम कहेंगे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 0 है, 0 है। ठीक, तो देखिए हमने जो सवाल लिया है उसकी हम बात करें। यहाँ पर शून्य ज्ञात कीजिए, वो शून्य तथा गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम इस पर आधारित सवाल है उसको हल करते हैं। तो हमारे पास एक द्विघात बहुपद दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अगर इसको हम इस रूप में लिखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का है। ठीक है, पहले हम इसको इसके गुणनखंड करके, गुणनखंड विधि द्वारा हम इसके अल्फा और बीटा यानी कि शून्य को के मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, जब भी हमको गुणनखंड विधि से इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी होगी, या द्विघात समीकरण की हम बात करेंगे जिसमें भी हमको जो x के मान ज्ञात करने हैं वो इसी प्रकार से ज्ञात करने हैं। तो जो अचर राशि है और जो एक्स स्क्वायर है उसका जो गुणांक है उनका आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो हम देखें यहाँ पर 1 है और अचर राशि कितनी है? -8 है। इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है? -8 है। ठीक है, अब 8 के हम क्या कर दें? अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। माइनस नहीं, एक बार छोड़ देते हैं। तो 2 का जब हमने इसमें भाग दिया तो 4 बार, फिर हमने 2 का भाग दिया तो 2 बार, फिर हमने 2 का भाग दिया तो 1 बार। ये इसके गुणनखंड आ गए। अब हमको इन्हीं गुणनखंडों से हमें 2 संख्या ऐसी लेनी है जिसका गुणा करें तो वापस 8 आ जाए, -8 आ जाए, और घटाएं या जोड़ें तो वापस कितना आना चाहिए? -2x आना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 2 दूनी 4, और इधर क्या बच रहा है? 2। यदि 4 में से 2 को घटा दे तो हमारा कितना आंसर आ जाता है? 2 आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो निशान कैसा है? माइनस। तो माइनस हम क्या करेंगे? इसको माइनस की संख्या ले लेंगे और इसको प्लस की संख्या लेंगे। तो माइनस बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है, तो उत्तर में भी क्या आएगा? माइनस का निशान आएगा। तो 4 में से 2 को घटा दिया, विपरीत निशान है तो घटता है। 4 में से 2 घटा दिया तो कितना आ गया? -2। तो -2 तो हमको मिल गया। अगर हम माइनस की संख्या 4 और प्लस की संख्या 2, इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, और ये माइनस है, इधर प्लस का निशान है, दोनों गुणा होके क्या आते हैं? माइनस। तो -8 भी हमको मिल गया। मतलब वो 2 संख्या कौन सी हो गई? -4 और 2 हो गई। अब हम क्या करें? इस -2x की जगह एक्स स्क्वायर, इस -2x की जगह हम ये 2 संख्या लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस का 2x और इधर लिख दिया माइनस का 4x। वापस घटाते हैं तो वापस कितना आ जाएगा? माइनस का 2x आ जाएगा, और ये हो जाएगा -8। ठीक है, अब हम देखें, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं और इन दोनों को साथ में लेते हैं, और जो जो कॉमन आएगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। देखें, तो यहाँ पर x की घात 2 है, मतलब यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर भी x आ रहा है, तो दोनों में x क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। x को हमने बाहर लिख दिया। तो जैसे यहाँ पर x की घात 2, x की घात 2 का मतलब क्या है? x गुणा x है। एक x हमने बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बच रहा है? x बच रहा है। ठीक है, x बच रहा है, प्लस यहाँ से x जो गुणा हो रहा था वो बाहर निकल गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया? 2 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, दोनों में माइनस आ रहा है, मतलब माइनस क्या आ रहा है? कॉमन। अब और चीज हमारे पास देखिए, यहाँ x आ रहा है लेकिन यहाँ पर x नहीं आ रहा है, तो x तो कॉमन हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमें ये पता है कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर 4 को कॉमन बाहर लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या बचेगा? x। माइनस हम बाहर निकाल चुके हैं तो हम यहाँ पर
क्या कौन सा निशान आएगा, प्लस का। ठीक है, 4 कॉमन बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये किया। आगे हम देखें कि दोनों पक्ष में या दोनों पद में क्या दिख रहा है, x प्लस 2 और x प्लस 2 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो इस x प्लस 2 को हम क्या करें, कॉमन बाहर लिख देते हैं। मतलब इस यहां से ये आ गया x प्लस 2, ये x प्लस 2 बाहर आ गया तो क्या बच रहा है, देखो ये x प्लस 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, x बच गया। ऐसे ही x प्लस 2 कॉमन बाहर निकल गया तो क्या बच गया, यहाँ पर माइनस का 4 बच गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे दो उत्तर आ गए। अब इन दोनों उत्तर को हम क्या करें, शून्य के बराबर लिख देते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, और हम क्या करेंगे, और x माइनस 4 को भी 0 के बराबर लिख देते हैं। अब प्लस का 2 उस तरफ जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2, और ये माइनस का 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4। तो x के हमारे 2 मान आ गए, एक तो आ गया माइनस का 2 और एक आ गया 4। अब इसको हम कह दें अल्फा, किसी एक गुणांक को हम कह दें, किसी एक शून्य को कह देते हैं अल्फा, यानी कि माइनस का 2 हमने कह दिया, और दूसरे जो शून्य है हमारा उसको हमने कह दिया बीटा, जो कि है 4। अब हम देखें, शून्य तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हमको क्या करना है, शून्य तथा गुणांक में संबंध बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो शून्य है उनको हम क्या कर दें, जोड़ देते हैं, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो शून्य को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो पहला शून्य क्या है, माइनस का 2, और प्लस दूसरा शून्य क्या है, 4। इन दोनों को जोड़ दिया, आपको दिख रहा होगा विपरीत निशान है, मतलब घट जाएगा। 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा, और 4 के आगे प्लस का निशान है तो उत्तर में भी क्या आएगा, प्लस का 2 बचेगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब हम क्या करें, माइनस बी बटा ए, ये गुणांक का संबंध है, हमने देखा था। अब माइनस का बी देखें, हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, तो x के नीचे x है तो b को बड़ी आसानी से हम पहचान सकते हैं, x के नीचे x है, और ये आगे प्लस b लिखा है, इसकी जगह जो भी लिखा है वो b का आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखें तो b की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का 2, माइनस का जो निशान है वो भी साथ में आएगा, साथ में लिखेंगे हम इसको। देखो ये माइनस तो नियम से ही है, और ये माइनस का 2 इस संख्या में भी है। a की जगह देखें, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखता है, तो हम कह देंगे वो संख्या वहां पर कितनी है, 1 है। तो बटे में हम कितना लिख दें, 1। माइनस और माइनस दोनों गुणा होंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस, और ये क्या आ जाएगा, 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और प्लस हम नहीं लिखें तो भी चलता है। तो अब देखें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 2 आ रहा है, और माइनस बी बटा ए भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ये तो हमने साबित कर लिया। अब देखें अल्फा गुणा बीटा करके देखते हैं, अल्फा गुणा बीटा यानी कि -2 गुणा 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और कौन सा 8 कैसा होगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखते हैं, इसके लिए नियम है कि c बटा a लिखना है। तो देखो c यानी कि अचर राशि। अब c की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखो क्या लिखा है, माइनस का 8 लिखा है, और बटे में 1 लिखा है। तो देखें -8/1 का मतलब क्या हो जाता है, माइनस का 8 हो जाता है। तो हम देखिए यहाँ पर दोनों क्या आ गए, माइनस का 8। तो हम कहेंगे कि शून्यक व गुणांक, शून्यक व गुणांक का संबंध सत्य है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सत्यता की जांच कर ली। तो इस प्रकार से हमको शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, और साथ ही साथ शून्य तथा गुणांक में संबंध स्थापित करने के लिए भी कहा जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आएंगे। तो और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। अभी हमें और बहुत सारे टॉपिक और हैं जिनके बारे में डिस्कशन करना है।